होशरुबा की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अल्फाज के जादू से सजी एक नई दास्तान की जानब बढ़ते हैं। मेरी शादी फिमा से हुई थी। वो बहुत समझदार और सलीकामंद लड़की थी और मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ जब फिमा उम्मीद से हो गई। डॉक्टर ने उसे मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर कमजोर थी। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था जो उसे बेड रेस्ट पर बिठाकर संभाल सकता, इसलिए मजबूरन मुझे ये बात अपनी सास के सामने रखनी पड़ी क्योंकि मैं पाकिस्तान में अकेला रहता था। मेरी बस एक वालिदा थी जो बीमार रहती थी और मेरा बड़ा भाई उन्हें दुबई ले गया था। मैं वालिदा को वापस नहीं बुला सकता था और फिमा जरा सा चलती फिरती तो हाँफने लगती थी। सास ने जब मेरी ये बात सुनी तो मुझे छोटी साली को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो गई। वो महज 17 साल की थी लेकिन थोड़ी सी बावली सी थी। हमारी शादी पर भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी आगे से उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया तो शर्मा कर दुपट्टा मुंह में डालकर ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। उसकी ये हरकत मुझे बड़ी अजीब लगी थी, लेकिन बहरहाल मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। अधर ड्राइंग रूम के बाहरी दरवाजे पर खड़ी मेरी बीवी और मेरी सास की बातें सुन रही थी। अब मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी या शर्मा रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर शर्मा भी रही थी तो क्यों शर्मा रही थी? बहरहाल मेरी सास ने उसे कहा, हूर, अपने कपड़े बैग में डाल लो, भाई तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर वो फौरन अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा सफरी बैग उसके हाथ में था। मैं बाइक पर अपनी सास के घर आया था, इसलिए बाइक पर ही उसे बिठाना था। मैंने उसका सामान आगे रखा और उसे पीछे बैठने का इशारा किया। हालांकि मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कंधों से पकड़ लिया। यहाँ तक तो बात समझ में आती थी। वो मेरे साथ बैठ गई। मैंने बाइक चलानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता तय हुआ, उसने अपने हाथ कंधों से हटाकर मेरी कमर पर रख दिए और फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब होने लगी। अपने दोनों बाजू कमर से लपेटकर वो आगे की जानिब से मेरा सीना पकड़ चुकी थी और मेरे बिल्कुल साथ जुड़कर बैठ गई थी। बाइक चलाते चलाते मुझे बड़ा जोर का झटका लगा। शुक्र है कि मैं अभी मेन रोड पर नहीं था, वरना अचानक की जाने वाली इस हरकत पर बिखरने की वजह से शायद एक्सीडेंट ही कर बैठता। मैंने एकदम से मोटर बाइक साइड पर खड़ी की। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? हटाओ अपने हाथ मेरे सीने पर। वो शायद घबरा गई। उसने फौरन हाथ पीछे कर लिए। मैंने कहा, पीछे स्टैंड मौजूद है और अगर पकड़ना है तो मेरे कंधे पर हाथ रखकर पकड़ो। मुझे आज तक कभी किसी ने यूं नहीं पकड़ा था। कभी कोई यूं मेरे साथ जुड़कर नहीं बैठी थी। मेरी बात सुनकर वो फौरन ठीक हो गई। मैं उसे घर ले आया। फिमा उसे देखकर बहुत खुश हुई। सारे काम फिमा ने हूर के सर पर डाल दिए थे। नाश्ता तक वो फिमा को कमरे में लाकर देती थी। मेरे ऑफिस के कपड़े भी वही इस्त्री करती थी। मैं अपने वॉशरूम में नहा रहा था। अक्सर फिमा की जब तबीयत घबराती तो वो कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में बनी हुई बालकनी में चली जाती थी। अभी भी वो बालकनी में जा चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। हूर मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया पहने हुए था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया, अपने सामने हूर को देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। शायद मेरे इस्त्री हुए कपड़े रखने के लिए वो आई थी, लेकिन वो वापस जाने के बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर फिमा की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर फौरन घबरा गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई शर्म है तुम्हारे अंदर? कहने लगी, वो मैं। मैंने कहा, क्या वो मैं? दफा हो जाओ मेरे कमरे से। अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। मेरे यूं डांटने पर वो मोटे मोटे आंसू बहाती हुई कमरे से बाहर निकल गई।
मैंने गुस्से में अपने कपड़े बदल लिए। कमरे से बाहर आया तो वो फिमा के साथ लगी रोए जा रही थी। कहने लगी, मुझे वापस छोड़कर आए, आप ही नहीं रहना आपके घर। शाहिद भाई हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। मुझे आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी थी, इसलिए मैं वो लगा रही थी। मुझे कमरे से बाहर आता देखकर फिमा भी मुझे घूरने लगी। कहने लगी, वाह कमाल करते हैं आप, बच्ची ही तो है मेरी बहन, आपने कितने बुरे तरीके से उसे डांटा है। सारा घर का काम उस पर आ पड़ा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने तो कभी उससे कोई काम नहीं करवाया था। अगर वो मेरी मजबूरी की वजह से यहाँ आ गई है तो आपको अपना रवैया उससे बेहतर रखना चाहिए, न कि आप उसे डांटते फिरें। मैंने फिमा को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बेवकूफी पर हैरत अंगेज निगाहों से देखने लगा। उसे समझना चाहिए था कि किस मौके पर उसकी बहन को कहाँ होना चाहिए। मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। मुझे हूर से चिड़सी होने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। एक बार मैं थका हुआ जल्दी घर आ गया। देखा तो घर बिल्कुल खाली था। मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास ही होती थी। मुझे लगा शायद हूर अपने कमरे में होगी, क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं अपने कमरे में आया तो फिमा मुंह तक लिहाफ ओढ़े सो रही थी। जब से फिमा उम्मीद से हुई थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। कहती थी डॉक्टर ने एहतियात बताई है। वैसे उसे देखकर तो मेरा दिल गुस्ताखी करने को चाह रहा था। मैंने कमरा बंद किया और लॉक कर दिया। अपना ऑफिस का बैग एक तरफ रखा और बेड पर फिमा के साथ जाकर लेट गया। 1 महीने से उसने मुझ पर पाबंदियां लगा रखी थी, इसलिए सोचा कि आज सोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लूं। मैंने लैंप ऑफ कर दिया और उसका लिहाफ उठाकर उसके बिल्कुल करीब लेट गया। कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं शाहिद? मैंने उसकी बात खत्म नहीं होने दी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। 1 महीना हो चुका है, आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी उससे पहले कि मैं उसके करीब आता, बाहर मेन गेट की बेल बजी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं उससे पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने लैंप खोला, मेरे तो होश व हवास उड़ गए, क्योंकि फिमा की जगह हूर लेटी थी, जो उस वक्त बदहवास थी। फौरन सीधी होकर बैठ गई। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी? फौरन उसने अपना दुपट्टा बेड के साथ से उठाया और खुद पर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। मेरा तो गुस्से और शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था कि चिल्लू भर पानी में डूब मरूं। वो कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद फिमा फूले हुए सांस लेकर कमरे में आई। उसने चादर ओढ़ रखी थी, जैसे कहीं बाहर से आई हो। आकर बेड पर बैठ गई। उसने अपने सर से चादर एक तरफ उतारी। कहने लगी, आप आ गए ऑफिस से? मैंने कहा, तुम कहाँ गई थी? कहने लगी, मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी, इसलिए मैं पन के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। उसके पास गाड़ी है ना, तो इसलिए कोई सुविधा हो गई। डॉक्टर से चेकअप करवा के अभी आई हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ था तुम्हें? मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? कहने लगी, क्या हो गया आपको शाहिद? आप ऑफिस में होते हैं, कामों में उलझे होते हैं, मैं आपको क्या परेशान करती? इस हालत में औरत की तबीयत कुछ ऐसी ही रहती है। बस पहली बार है ना, इसलिए मुझे जरा डर सा लग रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मेडिसिन उसने लिख के दी है। दिन बदन वो मुझे कमजोर लगती जा रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे फिक्र ये थी कि कहीं हूर अपनी बहन से ये न कह दे। मैं तो शायद फिमा से निगाहें भी न मिला पाता। जो कुछ हुआ था वो एक इत्तफाकी हादसा था। मैंने उससे कहा, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने कपड़े बदल लिए और कमरे से बाहर निकल आया। हूर उस वक्त किचन में रोटियां बनाने में मशगूल थी।
मैं किचन में गया तो वो रोटियां बना रही थी। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल लिया। मैंने अपनी निगाहें झुका ली थी क्योंकि गलती मेरी ही थी, लेकिन कसूर सिर्फ मेरा अकेला का नहीं था, हूर का भी था। अगर आराम करना ही था तो अपने कमरे में जाकर कर सकती थी। मेरे कमरे में उसे लेने की क्या जरूरत थी? बहरहाल मैं नहीं चाहता था कि ये बात फिमा तक पहुंचे। मैंने उससे कहा, मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ अपनी बहन से कुछ न कहना। मेरा लहजा जरा सख्त था। वो खामोश ही रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये बात थोड़ी नरमी से करनी चाहिए, कहीं मेरे गुस्से भरे लहजे को सुनकर बात खराब ही न हो जाए। मैंने कहा, हूर देखो, जो कुछ भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। अव्वल तो तुम्हें मेरे कमरे में सोना ही नहीं चाहिए था। फिर तुमने मुंह तक लिहाफ ओढ़ रखा था। मैं नहीं जानता था। मुझे लगा कि तुम फिमा हो। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं मुआफी चाहता हूँ। लेकिन प्लीज ये बात फिमा को मत बताना। मेरे नरम लहजे को सुनकर वो कहने लगी, मुझे फिमा आपी ने ही कहा था कि मैं उनके कमरे में रहूं। मैंने कहा, चलो ठीक है, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। वो फौरन मेरी बात मान गई। मैंने शुक्र का सांस लिया। वक्त तेजी से गुजरने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी हूर से काफी हद तक बातचीत शुरू हो गई थी। वो अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी। लेकिन फिमा की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका पेट बहुत ज्यादा फूलने लगा। उसमें शदीद खून की कमी थी। आए रोज मैं कभी उसे आयरन की ड्रिप लगवाता, कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे, रंगत पीली सी हो गई थी। डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए थे। शायद यही वजह थी कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। 9 महीने में तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे व्हील चेयर लानी पड़ी, क्योंकि वो चलने फिरने से बिल्कुल कासिर हो चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, इसलिए मैं और हूर उसे अस्पताल ले गए। लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो चुकी थी। 1 घंटे के बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई। नर्स के हाथ में दोनों बेटे पकड़े हुए थे। अपने बच्चों को देखकर मैं खुशी से दीवाना सा हो गया। मैंने दोनों को अपनी गोद में भरकर प्यार किया। हूर ने मुझसे एक बेटा ले लिया और प्यार करने लगी। लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल खटका। लेडी डॉक्टर कहने लगी, मिस्टर शाहिद, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, उसे क्या हुआ है? वो कहने लगी, वो सरवाइव नहीं कर पा रही। उनके पास बस कुछ ही देर बची है। आप प्लीज जाकर उनसे मिल लें। ये सुनना था मुझे लगा कि मेरे पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने कहा, आप होश में तो हैं? आप मुझसे क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हो सकता मेरी फिमा को। मैंने अपना बच्चा नर्स को पकड़ाया और फौरन कमरे में चला गया। वो खींच खींच कर सांस ले रही थी। मैं उसके पास गया तो उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वो बहुत अखड़े अखड़े सांस ले रही थी। टूटे फूटे लफ्ज बोलने लगी। आप कुछ भी कर लें, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। उसने मेरा हाथ पकड़कर जरा सा दबाया था। कहने लगी, शाहिद, मेरे बच्चों पर सौतेली माँ मत लेकर आना। ऐसा करो, हूर से शादी कर लो। ये सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। इस अचानक बात के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने उसके हाथों को पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगा। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। खुदा के लिए फिमा, ऐसी बातें मत करो।
लेकिन उसका सांस बुरी तरह से अखड़ने लगा। मैंने डॉक्टर को बुलाना शुरू कर दिया। मैंने चिल्लाकर पूरा स्टाफ इकट्ठा कर लिया। डॉक्टर ने नर्स से फौरन ऑक्सीजन लगाने को कहा। पूरा स्टाफ फिमा के गिर्द खड़ा हो चुका था।